देखिए, पिछले 2-3 सेशन से हमने कई सारी चीजें डिस्कस करी। हमने कालपुरुष की कुंडली के बारे में डिस्कशन किया, मैरिज मैटर्स के बारे में डिस्कशन किया, हमने प्रॉमिस ऑफ मैरिज देखी, हमने क्वालिटी ऑफ मैरिज के बारे में बात करी, जल्दी शादी होगी, समय से शादी हो जाएगी या शादी जो है देरी से होगी, ये भी हमने डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि मैरिज का डिनायल अगर किसी के चार्ट में हो रहा है तो वो कैसे देखे। हमने ये भी बात करी कि मैरिज जो है फॉरेन लैंड में होगी, विदेश में किसी फॉरेनर के साथ में होगी या किसी देशी व्यक्ति के साथ में होगी, ये भी हमने डिस्कशन किया। हमने इस पे भी बात करी कि सेपरेशन और डिवोर्स वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें। हमने डेथ ऑफ स्पाउस के बारे में भी बात करी कि अगर किसी की स्पाउस की डेथ हो जाए तो वो कैसे देखेंगे इसमें जो है। हमने इसके बाद में मल्टीपल अफेयर्स और मल्टीपल मैरिजेस के बारे में बात करी। हमने लव अफेयर्स के बारे में बात करी, भागकर शादी करने के क्या तरीके हैं, क्या नियम हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उन नियमों के ऊपर हमने चर्चा करी। हमने लिव इन रिलेशंस के बारे में बात करी, साथ ही साथ हमने रेप के बारे में बात करी, जो सेक्सुअल अब्यूज है उनके बारे में हमने बात करी। हमने ये भी देखा कि पार्टनर्स में सेक्सुअल अर्ज कितनी है, कैसे देखें उसको। किसी पार्टनर में एक्सेसिव सेक्सुअल अर्ज है, किसी में अबनॉर्मल है, किसी में लैक ऑफ डिजायर है, तो एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज को भी हम कैसे जान सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात करी थी। आज की जो हमारा सेशन है, इस सेशन के ऊपर हमारा सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है कि हम टाइमिंग कैसे करें मैरिज की, विवाह को कैसे देखें, कैसे जाने, क्या तरीके हैं विवाह के टाइम करने के। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप यूज करके निकाल सकते हैं कि आपका विवाह किसी व्यक्ति का कब होगा, कब नहीं होगा। तो कई सारे तरीके हैं, तो कुछ तरीके आज हम आपको बता देते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक तरीका आप यूज कर सकते हैं प्लैनेटरी ट्रांजिट्स का। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं विंशोत्तरी दशा के थ्रू जो है। तीसरा आप चरा दशा को यूज कर सकते हैं। एक तरीका होता है काफी अच्छी प्रेडिक्शन दे देता है प्रोग्रेस योगिनी दशा, लेकिन आज मैं अपने सेशन में प्रोग्रेस योगिनी दशा को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। क्योंकि आपने योगिनी दशाओं के बारे में आपने कभी डिस्कशन नहीं किया, हमने उसको सीखा भी नहीं, तो ये तो अपना एक सेपरेट कोर्स है। तो प्रोग्रेस योगिनी दशा के बारे में मैं आज कोई आपसे चर्चा नहीं करूंगा। आप सुदर्शन दशा को यूज करके भी मैरिज के टाइम कर सकते हैं। आप भृगु बिंदु को निकाल करके भी मैरिज के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आप केतु मेथड को भी यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए, उससे भी आपको ईयर वगैरह पता लग जाता है। साथ ही साथ आप विवाह सहम को भी यूज कर सकते हैं और कुछ नाड़ी प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप यूज करके मैरिज को टाइम कर सकते हैं। तो अंदाजा आप निकाल सकते हैं मैरिज के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जानने के लिए कि विवाह योग्य एज उस व्यक्ति की होनी चाहिए, यानी कि देश काल परिस्थितियों को आपने ध्यान में रखना है। अगर व्यक्ति विवाह योग्य है, व्यक्ति अगर अपने लिए विवाह के लिए मैच ढूंढ रहा है, तब आप उसके अकॉर्डिंगली मैरिज को टाइम कर सकते हैं। बिकॉज मैंने बताया था कि जो कुंडली में जो 4 केंद्र स्थान है, ये कभी भी ट्रिगर किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला स्थान जो है, जो लग्न है, लग्न आपके खुद के स्वास्थ्य के बारे में बताता है, आपके पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इमेज को कभी भी डेवलप कर सकते हैं लाइफ, जब भी आप चाहें। आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं कभी भी, किसी भी एज में, तो आप अपने सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से कुंडली का जो चौथा घर है, जमीन जायदाद मकान दुकान का है, आपके सुखों का है। आप अपने सुखों को कभी भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सुख जो है तो मानसिक है, आंतरिक है आपके, उसके ऊपर आप कभी भी काम कर सकते हैं। आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको मकान खरीदना है, जमीन खरीदनी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, किसी भी एज में खरीद सकते हैं। इसी तरह से कुंडली का जो 10वां स्थान है कामकाज का होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपके पास में स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटीज हैं और आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, तो आप कभी भी काम कर सकते हैं। यानी कि जीवन में काम करने के लिए कोई एज निर्धारित नहीं है। इसी तरह से जो कुंडली का 7वां घर होता है, ये शादी का, विवाह का है, पार्टनर का है। आप किसी भी समय पे किसी भी उम्र में विवाह कर सकते हैं। 70 साल की उम्र में भी आप विवाह कर सकते हैं। 70 साल की उम्र के अंदर भी आप कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देश काल परिस्थिति इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या आपकी उम्र विवाह के योग्य हो गई? क्या आप जो है शादी के लिए उचित मैच ढूंढ रहे हैं? अगर जवाब है हाँ, आप ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप मैरिज को टाइम कर सकते हैं। तो कैसे टाइम करेंगे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलिए, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के बारे में। तो जब भी हम प्लैनेटरी ट्रांजिट्स की बात करेंगे तो लगन को देखिए। लगन कुंडली में लग्न भाव का जो भी मालिक है, वो कुंडली में कहां पर बैठा है, किस घर में बैठा हुआ है, उस घर को आप देखिए, वहां से ट्राइन बनाइए, त्रिकोण बनाइए, कौन सी ट्राइन में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में लग्न में वृश्चिक राशि पड़ रही है, वृश्चिक राशि का मालिक होता है मंगल। मान लीजिए मंगल अगर कुंडली में 11वें स्थान में बैठा हुआ है, तो 11वें स्थान में कौन सा त्रिकोण आएगा? काम त्रिकोण आएगा। तो यानी कि 3, 7, 11 का त्रिकोण आएगा। तो ये त्रिकोण को आप नोट करके रख लीजिए। देखिए कि इन घरों में कौन सी राशियां पड़ रही हैं। अब क्योंकि लगन, मान लीजिए अगर जैसे कि
कि मैं बता रहा हूं कि ये वृश्चिक लगन है, तो तीसरे घर में कौन सी राशि आएगी? मकर राशि आएगी। सातवें घर में कौन सी आएगी? वृषभ राशि आएगी। और 11वें में कौन सी आएगी? कन्या राशि आएगी। तो ये तीनों जो राशियां हैं इनको अपने कहीं ना कहीं लिख लीजिए, यानी कि मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, इनको नोट कर लीजिए कहीं। इसके बाद देखिए कि कुंडली में सातवें घर का मालिक कौन है। मान लीजिए सातवें घर का मालिक शुक्र है, क्योंकि जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ वृश्चिक लगन की कुंडली में, तो सातवें घर में कौन सी राशि आएगी? वृषभ राशि आएगी। वृषभ राशि का मालिक है शुक्र। तो मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है कुंडली में 11वें घर के अंदर, और ये मैंने एग्जाम्पल लास्ट टाइम दिया था आपको, मेरठ की कुंडली है एग्जाम्पल 1 टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो शुक्र जो है मान लीजिए 11वें घर में बैठा हुआ है, तो 11वें घर में बैठा हुआ है तो यही सेम राशियां हो गई। तो यानी कि अब ये त्रिकोण आपके विवाह के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जब भी शुक्र और मंगल यानी कि पहले घर का मालिक और सातवें घर का मालिक ट्रांजिट में त्रिकोण की स्थापना करेंगे, ये ट्राइन फॉर्म करेंगे और उनका गोचर होगा इन्हीं राशियों के ऊपर से, किसी भी एक राशि के ऊपर से, तो आप देखेंगे कि विवाह का संबंध बनता है। तो यानी कि लग्नेश और सप्तमेश जब भी ट्रांजिट के अंदर गोचर में आपस में संबंध बनाएंगे, या तो साथ में बैठकर बनाएंगे या दृष्टि के द्वारा बना लें, और या फिर त्रिकोण में आकर बनाए संबंध, तो विवाह का योग बन जाएगा। ऐसे करके आप टाइम कर सकते हैं मैरिज को यूजिंग दी ट्रांजिट्स। अब सवाल खड़ा होता है कि ये ट्रांजिट क्या हमें कौन सी चार्ट में देखनी है, कौन सी कुंडली में देखनी है? सबसे पहले आप ट्रांजिट को चेक करिए अपनी लगन कुंडली के अंदर। इसके अलावा इस ट्रांजिट को आप नवमांश कुंडली में भी चेक कर सकते, वहां पर भी अगर सिचुएशन ऐसी ही बन रही है तब तो आप गारंटी से बोल सकते हैं कि विवाह आपका जरूर हो जाएगा इस पीरियड के अंदर। साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और जब तक मन के अंदर कभी भी विवाह की इच्छा पैदा नहीं होती है तो तभी भी तकलीफ रहती है। यानी कि आप बाहर से तो आप बड़े प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तभी भी विवाह में दिक्कत होती है। जब आपने दोनों चीजें ये देख ली, लगन कुंडली से भी देख ली और साथ ही साथ आपने देख ली अपने नवमांश कुंडली से भी, तो यही सेम चीज आप चंद्र कुंडली पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या मानसिक रूप से भी आप उतने ही तैयार हैं जितना आप शारीरिक रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। तो अगर चंद्र कुंडली भी ऐसा बोलती है तो मैरिज कंफर्म हो गई आपकी। तो इस तरह से आप जो है टाइम कर सकते हैं मैरिज को ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंगली। अब सवाल खड़ा होता है कि जो हमने गोचर में यानी ट्रांजिट्स के थ्रू जो टाइम पीरियड निकाला है, क्या वो वास्तव में फ्रक्टिफाई हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैरिज के लिए? तो इसमें आपके लिए देखना ये जरूरी हो जाता है कि आपकी दशा किस प्लैनेट की, किस ग्रह की दशा चल रही है। तो यानी कि आप टाइम करने के लिए 2-3 तरीकों से भी आप टाइम कर सकते हैं। तो यानी कि प्लैनेटरी ट्रांजिट्स आपने देखे, उसमें विंशोत्तरी दशा को मर्ज कर लीजिए। विंशोत्तरी दशा का मतलब यह है कि जो आपने प्लैनेट निकाले हैं, यानी कि लगन भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक, जब ये टाइम फॉर्म कर रहे हैं ट्रांजिट्स के अंदर, तो देखिए कि क्या इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है आपकी कुंडली में। अगर जवाब आपको आता है कि यस इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यस ये समय आपका विवाह का है और आपका विवाह हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं विवाह के लिए लेके, तो हमको 7th हाउस और 7th लॉर्ड को जरूर देखना है, क्योंकि 7th हाउस और 7th लॉर्ड ही आपको मैरिज देगा, ध्यान रखिए। और 7th हाउस के अंदर अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो ग्रह भी उतने ही पावरफुल हो जाते हैं विवाह देने के लिए, करवाने के लिए विंशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंगली। यानी कि जब विंशोत्तरी दशा सिस्टम में उन ग्रहों की जो 7वें घर में बैठे हैं, जब उनकी दशा अंतरदशा शुरू होगी तो वो भी आपको विवाह करवा सकते हैं। तो आपने 7th हाउस को और 7th लॉर्ड को देखना है, जब भी वो दशा में एक्टिवेट होंगे तो वो शादी करा सकते। मैंने आपको बताया था कि नवमांश कुंडली में आप लगन को देखते हैं और 7वें घर को देखते हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली का लगन और 7वां घर दोनों आपके मैरिज गिवर हैं, यानी कि मैरिज करवाने में सक्षम है। और वैसे भी मैंने आपको एक चीज और बताई थी जनरली, कि जब भी हम डिविजनल चार्ट की बात करते हैं, कोई सा भी डिविजनल चार्ट हो, तो कुछ हाउसेज ऐसे हैं जिनको आपने देखना ही देखना है। कौन सा घर है? सबसे पहले तो आप लगन देखेंगे। कोई सा भी डिविजनल चार्ट अगर आप स्टडी करें तो सबसे पहले फोकस करिए उसके लगन के ऊपर, फिर आप फोकस करिए उसके 10th हाउस के ऊपर, फिर आप फोकस कीजिए उसके 2nd हाउस के ऊपर, और फिर आप फोकस कीजिए उस कंसर्न्ड हाउस के ऊपर डिविजनल चार्ट में जिसके के बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नवमांश कुंडली खोली हुई है तो नवमांश कुंडली में आप क्या देखेंगे? 7th हाउस को देख रहे हैं, तो 7th हाउस आपका नवमांश का फोकस है। अगर आप दशमांश कुंडली खोलकर बैठे हुए हैं, किसी के कामकाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुंडली का 10th हाउस आपका फोकस एरिया बनता है। तो इसी तरह से आप अलग अलग घरों के ऊपर जो फोकस एरिया है उसको फोकस करेंगे। साथ ही साथ अपने कुंडली में 10वें घर को देखेंगे, क्योंकि 10वां घर आपका कर्म स्थान है, और साथ
साथ ही साथ आप कुंडली में दूसरे घर को देखेंगे, क्योंकि दूसरा घर आपका धन कुटुंब वाणी का है। और फिर आप क्या देखेंगे, आप लगन को देखेंगे। जब आप ये चीजें किसी भी डिविजनल चार्ट में देखते हैं तो आप उस इवेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन दे सकते। तो मैंने आपको बताया कि विंशोत्तरी दशा सिस्टम में हमको देखना है कि सप्तम भाव से और लगन से कौन से प्लैनेट संबंधित हैं। जब भी वो दशा में एक्टिवेट होंगे आपको विवाह का संबंध बना के चले जाएंगे। आप चाहें तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था इसी को देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 है, मैंने आपके साथ चार्ट्स पहले शेयर किए हुए हैं। मेरठ की कुंडली है, 22 नवंबर 1951 का बर्थ है, 7:55 सुबह का। ये जो औरत थी इनका विवाह 27 नवंबर 1972 में फिक्स हुआ था और 8 फरवरी 1973 में इनकी शादी हुई। और ये मैरिज इनके पोस्टपोन हो गई थी क्योंकि जिसके साथ इनकी शादी होने वाली थी उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो आप कुंडली में चेक कर सकते हैं कि दशा में क्या चल रहा था। जिस समय इनकी शादी हुई, विवाह हुआ, उस समय दशा चल रही थी शुक्र में बुध की, बुध में शनि का प्रत्यंतर और जुपिटर का सूक्ष्म दशा चल रही थी। आप देख रहे हैं कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र 11वें घर में बैठा हुआ है मंगल और शनि के साथ युति बना करके। राहु केतु जो है 4थे घर में और 10वें घर में पड़ रहे हैं। और मैंने बताया था कि राहु केतु अगर 4th हाउस या 10th हाउस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो विवाह के अंदर परेशानी भी देते हैं और विवाह से मिलने वाले सुखों में कमी भी करते हैं। शुक्र जैसा प्लैनेट 7वें घर का मालिक बनकर अगर 11वें घर में बैठा हुआ है, शनि और मंगल जैसे ग्रहों के साथ युति बना रहा है, तो ये भी कष्ट कारक बन जाता है, प्रॉब्लम्स देता है। साथ ही आप देखेंगे इस कुंडली के अंदर कि जो मरकरी है बुध, वो अष्टम अधिपति बनकर 8वें घर का मालिक बनकर लगन भाव में बैठा हुआ है। और कहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, वो 7वें घर पे दृष्टि डाल रहा है। तो विघ्न और परेशानी आनी लाजमी दिखती है यहाँ पे, क्योंकि ये स्त्री की कुंडली है। और मैंने बताया था कि स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल हस्बैंड का कारक होता है। तो मंगल यहाँ पे शनि के साथ में कंजंक्ट है और बुध के घर में बैठा हुआ है। और बुध यहाँ पे क्योंकि अष्टम अधिपति बन चुका है और शनि की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए जो हस्बैंड है उसको कोई ना कोई कष्ट दिखता है शादी के समय पे, विवाह के समय पे, जो हुआ भी है। किसी भी स्त्री की कुंडली में फीमेल चार्ट में हमने बताया था कि जुपिटर मैरिज का कारक होता है। जैसे कि किसी मेल के चार्ट के अंदर वीनस जो है विवाह का कारक है, तो जुपिटर कारक होता है फीमेल चार्ट के अंदर। तो फीमेल चार्ट में जुपिटर देख रहे हैं कि पंचम भाव में रेट्रोग्रेड हो गए। दैट मीन्स जुपिटर राहु के साथ में कंजंक्शन फॉर्म करने के लिए 4th हाउस में दिखाई देंगे आपको। जब जुपिटर 4th हाउस में जाएंगे तो उनकी दृष्टि आपके कुंडली में 8वें घर के ऊपर भी पड़ेगी। और जुपिटर से यानी कि विवाह के कारक जुपिटर से जो लग्नेश है मंगल, वो कहाँ पे पड़ेगा, 8वें घर में। यानी कि 11th हाउस कहाँ है, 4th हाउस से 8th में। और शुक्र जो विवाह का कारक है वो भी कहाँ पे पड़ेगा, 8th हाउस में, 4th हाउस से, जहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेशन के बाद में संबंध बनाएंगे राहु के साथ में। कुल मिला के सारी सिचुएशंस दिखाती है कि विवाह के होने के समय पे कष्ट परेशानियां आएंगी। तो इस तरह से आप विवाह को टाइम भी कर सकते हैं, विवाह के बारे में प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आपने ये चीज नोट करी कि शुक्र इस मैरिज के लिए कारक बने हुए हैं यहाँ पे, यानी कि मैरिज कराने में सक्षम है। मंगल जो है क्योंकि लग्न के मालिक है तो मंगल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको देखना पड़ेगा उसको दशा में। साथ ही साथ जो बुध है, बुध लगन के अंदर ही बैठा हुआ है तो आपने बुध को भी देखना है। और साथ ही साथ जुपिटर जो है उसका काफी सारा इंपॉर्टेंट रोल बना हुआ है, क्योंकि वो 5वें घर से 11वें घर के ऊपर शुक्र और मंगल दोनों को देख रहे हैं, शनि को भी देख रहे हैं। रेट्रोग्रेशन के बाद में राहु केतु के साथ संबंध बनाते हुए वो कुंडली के 8वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और 12वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देखने के लिए। और इसीलिए आपने देखा कि शुक्र, बुध, शनि और जुपिटर का जब समय आया तब इनकी शादी का संबंध बना और अल्टीमेटली शादी डिले हुई, बाद में हुई। तो 8 फरवरी को शादी हुई, 2-3 महीने का इनका डिले हुआ। सेम चीज जैसे मैंने बर्थ चार्ट में आपसे डिस्कस करी है, सेम चीज आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं नवमांश कुंडली के अंदर। नवमांश कुंडली में देख सकते हैं आपकी शनि, शुक्र और चंद्रमा वो 7वें घर में बैठे हुए हैं। इसके अलावा शुक्र मंगल के और शनि के साथ में आपके लगन कुंडली में जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप इनके बीच में इंपॉर्टेंट संबंध, रिलेशनशिप बनते हुए देख रहे हैं नवमांश का और लगन कुंडली के बीच में। शनि नवमांश कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिविजनल चार्ट को स्टडी करते हैं तो 2nd हाउस पे नजर डालनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, ओनरशिप है शनि के साथ में, शनि 7th भाव में बैठा हुआ है। क्या दिखा रहा है कि विवाह के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनकर बैठा हुआ है सैटर्न। इसलिए जब विवाह हुआ, जब मैरिज हुई, तो प्रत्यंतर दशा में शनि जो है एक्टिव थे। तो आप इस तरह से बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं और नवमांशा में प्लैनेट्स को स्टडी करके आप टाइमिंग कर सकते हैं किसी चीज को, विवाह को। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए थे। इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया था, आपको पता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अपने एंड पे लगा के देख सकते हैं। मैंने हिलेरी क्लिंटन का भी एग्जाम्पल दिया
हुआ है, उसकी बर्थ डिटेल्स आपके साथ में दी हुई थी, आप उसको भी लगाकर देख सकते हैं। मैंने राजेश खन्ना का भी चार्ट दिया था, उस पर भी आप ये लगाकर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 1973 में राजेश खन्ना की शादी हुई थी डिम्पल कापाड़िया के साथ में। इस पीरियड में मार्च 1973 में देखिएगा कि उस समय क्या दशा चल रही थी। राहु बुध और शनि की दशा थी, यानी राहु का महादशा थी, बुध का अंतर था, बुध का ही प्रत्यंतर था, शनि की सूक्ष्म दशा चल रही थी। इनको लगा के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनकी शादी इस पीरियड में। अब बात कर लेते हैं चरा दशा के थ्रू कैसे हम देखें इस चीज को। तो चरा दशा को यूज करने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि जेमिनी कारक में जो है कि दारा कारका कौन सा बना हुआ है। दारा कारका बोलते हैं 7th लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट, यानी कि सातों प्लैनेट्स में, सातों ग्रहों में सबसे कम डिग्री का प्लैनेट कौन सा है, वो आपका दारा कारक बनता है। और दूसरी आपने चीज नोट करनी है कि 7th भाव का मालिक कौन है, और उसकी दशा से देखिए कि दशा में क्या रिलेशन बन रही है, दशा से कहां पर है वो मालिक, जिस ग्रह की दशा चल रही है वहां से उसकी क्या पोजीशन है। 7th लॉर्ड देखेंगे अपनी लगन कुंडली में, और उसका रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश करेंगे दारा कारका के साथ। इसके बेसिस के ऊपर आप टाइम कर सकते हैं। आपने देखना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि दारा कारका के साथ में मल्टीपल प्लैनेट्स रिलेशनशिप बना देते हैं। तो जो मल्टीपल प्लैनेट्स जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो सारे के सारे ही प्लैनेट्स आपको मैरिज करवाने के लिए प्रॉमिस दे रहे हैं। तो आप उनको दशा काल में देख सकते हैं, उनको ट्रांजिट में भी आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल मेथड्स को आप यूज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको मेरठ वाली कुंडली बताई थी एग्जाम्पल 1 में, उसमें जो है जो दारा कारक है यानी कि लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है वो मंगल है। और मंगल कौन है, लगन लॉर्ड है, लगन का मालिक है। इनकी शादी जो हुई थी 8 फरवरी 1973 में हुई थी। और चरा दशा उस समय कौन सी चल रही थी, जो चरा दशा थी वो चल रही थी कन्या में तुला की। मंगल यहाँ पे दारा कारक है, और मंगल कहाँ पर प्लेस्ड है, कन्या राशि में प्लेस्ड है, 11वें घर के अंदर। तुला राशि की जो अंतरदशा चल रही है, तो तुला राशि यानी कि 7th आप काउंट करेंगे कन्या राशि से, जहां पर कि वो मंगल बैठे हुए हैं। कहां पर पहुंचेंगे आप, 5वें घर में। तो वहां पे कौन बैठे मिलेंगे आपको, वहां पर बैठे हुए हैं जुपिटर, बृहस्पति, जो कि मैरिज के कारका है फीमेल चार्ट के अंदर। तो अब दारा कारका और वो जो दशा चल रही है वो एक्टिवेट कर देगी जुपिटर को। तो जुपिटर विल बिकम द इम्पोर्टेंट प्लैनेट फॉर द मैरिज। तो जैसे ही जुपिटर एक्टिवेट होंगे वो मैरिज करवा देंगे। तो इसलिए आपने देखा था कि जुपिटर जैसे ही सूक्ष्म दशा में आए उन्होंने मैरिज करवा दी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि शुक्र में, बुध में, शनि में जब जुपिटर का सूक्ष्म दशा शुरू हुई 8 फरवरी 1973 को इनकी मैरिज हो गई। तो देखिए कि दारा कारका जो है चरा दशा में किस तरह से एक्टिवेट कर देते हैं प्लैनेट को, और कैसे आपकी मैरिज हो सकती है। लेकिन आप कई बार ऐसा देखेंगे कि दारा कारका जिस प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहे हैं वो प्लैनेट मान लीजिए छठे घर से संबंध रख रहा है या छठे घर में बैठा हुआ है। यानी कि अगर दारा कारका 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है तो आप एक प्रेडिक्शन करेंगे कि मैरिज नहीं होगी, और अगर कभी गलती से मैरिज हो गई तो वो टूट जाएगी, बहुत जल्दी टूट जाएगी। क्योंकि छठा घर जो है 7वें घर से 12वां पड़ता है, लॉस का है मैरिज के लिए। तो ऐसे में मैरिज कंटिन्यू नहीं हो सकती, और मैरिज होने में भी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ जरूर आएगी। तो इस तरह से आप चरा दशा को यूज करके भी मैरिज की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस योगिनी दशा में आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मेन कोर्स का पार्ट होता है, तो इसलिए इसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। बिकॉज प्रोग्रेस योगिनी के लिए आपको प्रोग्रेस योगिनी दशा निकालनी आनी पड़ेगी, योगिनी मेथड्स को सीखना पड़ेगा आपको, नक्षत्रास के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए इसमें आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है कि योगिनी दशास को निकालना चाहिए, कैसे निकालते हैं वो सब समझ में आएगा, तब कभी इसको आप देख सकते हैं। लेकिन प्रोग्रेस योगिनी दशा जो है एक बहुत अच्छा तरीका है आपको किसी भी चीज के बारे में स्नैपशॉट प्रेडिक्शन देने के लिए। तो ये इसके ऊपर सेपरेट कोर्स है, उसमें कभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके अलावा जो अलग और मेथड्स जो हैं उसमें आपको ट्रांजिट्स तो मैंने आपको बता ही दिया। ट्रांजिट में एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट हैं लाइफ में किसी भी व्यक्ति के लिए वो होते हैं शनि और बृहस्पति। हालांकि राहु और केतु भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, लेकिन जब हम मैरिज की बात करते हैं तो हमारे लिए 2 प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो शनि और बृहस्पति। तो बिना शनि और बृहस्पति के एक्शन में आए हुए आपका विवाह नहीं हो सकता, या कोई भी बड़ा कार्य जो आप करना चाहते हैं वो बिना शनि और बृहस्पति के नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट जो है मैरिज के लिए जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि बिना पंडित के शादी नहीं होती। इसी तरह से बिना वकील के या बिना जज साहब के आपको अनुमति नहीं मिलती, बिकॉज विवाह जो है एक ऐसा संबंध है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, और लाइफ कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यानी कि मैरिज भी एक लीगल मैटर है, इसका मतलब है कि शनि का इन्वॉल्वमेंट विवाह के लिए कंपलसरी है। इसलिए 3 चीजों को देखना
चाहिए ट्रांजिट में, जो मैंने आपको बताया उसके अलावा क्या है। शनि को भी देखिए, बृहस्पति को देखिए, और दशा का जो लॉर्ड है वो कौन है उसको भी देख लीजिए। दशा लॉर्ड, दशा का जिस जिस ग्रह की दशा चल रही है वो लॉर्ड और उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है। क्या दशा महादशा का स्वामी क्या आपकी मैरिज कराने के लिए हाँ कर रहा है? क्योंकि दशा का स्वामी अगर आपको मना कर रहा है फिर परेशानी तो आ ही जाएगी, फिर आपको जो है अंतरदशा पे जाना पड़ेगा। अंतरदशा का स्वामी अगर आपको बहुत अच्छी कंडीशन में है, कुछ कर रहा है, जुपिटर और शनि भी प्रॉमिस कर रहे हैं ट्रांजिट में, तभी मैरिज होगी। थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होगी। तो दशा का जो लॉर्ड है वो भी इंपॉर्टेंट मैटर। शनि और बृहस्पति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे देखें, तो इसका मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, आप शनि को और बृहस्पति को आप देखिए ट्रांजिट कुंडली के अंदर कि क्या ये आपके चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। क्या कहने का मतलब है कि क्या ये चंद्रमा को किसी तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर जवाब मिलता है हाँ, तो इसका मतलब है कि मैरिज जरूर होने वाली है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि शनि और बृहस्पति अगर दृष्टि के द्वारा या ट्रांजिट के द्वारा अगर लगन के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, या 7th हाउस के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, या 7th हाउस के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो तभी भी आप कहेंगे कि विवाह का संबंध होना बहुत जरूरी हो गया है, अभी होने वाला है। तो ये भी जो है शनि और जुपिटर भी अपनी इंडिकेशन वहीं से दे रहे हैं। अब मान लीजिए महादशा जिस ग्रह की चल रही है, अगर बृहस्पति उस महादशा के स्वामी को ट्रांजिट कुंडली के अंदर अगर आस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी दृष्टिपात कर रहे हैं उसके ऊपर, तो तभी भी मैरिज हो जाएगी उस पीरियड में। इसके अलावा आप एक और चीज देख सकते हैं, अगर किसी मेल व्यक्ति की कुंडली है, किसी पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं, तो देखिए कि दशा का जो स्वामी है जब भी वो ट्रांजिट करेगा शुक्र के ऊपर से या फिर सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो शादी हो जाएगी। लेकिन अगर फीमेल चार्ट है तो फीमेल चार्ट में देखिए कि दशा का लॉर्ड, दशा जिस ग्रह की चल रही है उसका जो स्वामी जब भी ट्रांजिट करेगा मंगल के ऊपर से या 7वें घर के स्वामी के ऊपर से, तो उस लड़की की शादी हो जाएगी। तो ट्रांजिट में आप जुपिटर और सैटर्न कितना इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये जो 4 मैंने एग्जाम्पल चार्ट दिए हैं आपको, आप ये अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये मेथड कितना बढ़िया काम करता है। जो मेरठ वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इसी को देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, बाकी आप अपने आप देख लीजिएगा। इस मेरठ वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1 में शनि और जुपिटर वो आपके नेटल मून को एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। शनि टॉरस में और जुपिटर कैप्रिकॉर्न में थे जिस समय शादी हुई इनकी, तो ये आपको इंडिकेशन कर रहा है मैरिज के लिए। शनि 7th हाउस में और जुपिटर 7th हाउस को देख रहे थे। महादशा का लॉर्ड था वो शुक्र था, और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है लगन कुंडली में, 11वें घर में कन्या राशि में बैठा हुआ है, और जुपिटर की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है। शुक्र जिस समय शादी हुई वो कैप्रिकॉर्न साइन में यानी मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे थे। तो ये कंडीशंस इंडिकेट कर रही हैं ट्रांजिट के द्वारा भी, और जो मैंने पहले मेथड्स बताए थे उनके द्वारा भी उस मैरिज को इंडिकेट कर रही है। तो मैरिज को निकालने के लिए, टाइम करने के लिए आप अलग अलग मेथड्स को मिक्स करके, मर्ज करके अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं विवाह सहम। विवाह सहम को भी आप लगाकर देख सकते हैं। मेथड बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी हद तक सही रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले देखिए, समझिए विवाह सहम होता क्या है। तो विवाह सहम कुछ नहीं है, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है जिसको हमने कैलकुलेट किया है या करते हैं बर्थ कुंडली से, यानी जन्म कुंडली से। हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे निकालते हैं इसको। आप लगन लॉर्ड के जो लॉन्गिट्यूड है, यानी लगन लॉर्ड की जो डिग्री है उसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी जो डिग्री है उसको नोट कर लीजिए, और जो डिग्रीज आपने नोट करनी है उसको राशि के हिसाब से नोट करेंगे। जैसे कि इस मेरठ वाली कुंडली में आप ये नोट करेंगे कि मंगल 5 डिग्री 34 मिनट के होकर कन्या में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में। तो इन्होंने कितनी राशियां क्रॉस कर ली, इन्होंने कर ली सिंह राशि तक क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, तभी तो आए हैं 5:34 के ऊपर। तो आप इसको लेके चलेंगे 5 राशि 5 डिग्री 34 मिनट्स, ये मंगल के लिए लिख लिए। उसके बाद में आपने देखा कि शुक्र को पकड़ा आपने, सप्तम भाव का स्वामी। शुक्र है आपका 19 डिग्री 21 मिनट, 19 डिग्री 21 मिनट कितने कंप्लीट कर लिए इसने, सिंह राशि को कंप्लीट कर चुका है ये। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5 राशि 19 डिग्री 21 मिनट। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए इनको। तो जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपने देखा कि 10 राशियां क्रॉस हो गई, यानी कैप्रिकॉर्न साइन क्रॉस हो गया। और उसके बाद में इन दोनों डिग्रीज को जब आपने जोड़ा, जो टोटल आया उस टोटल को देख लीजिए। टोटल आया आपका 24 डिग्री 55 मिनट। तो यानी कि मैरिज जिस समय हुई
उस समय जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था कैप्रिकॉर्न साइन में। देखिए कि आपने बृहस्पति को देखा कि बृहस्पति कैप्रिकॉर्न साइन में कब पहुंचे हैं, तो आपने उसको देख करके आपको पता लग गया कि मैरिज जो है अब ड्यू हो गई है, होना जरूरी हो गया। 8 फरवरी 1973 को मैरिज हुई थी। उस समय पे देखा जुपिटर मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा था, जो यहाँ पे दिख रहा है, और जब भी जुपिटर 24 डिग्री 55 मिनट के क्लोज आएगा तो विवाह करा देगा। इसके अलावा अगर जुपिटर मान लीजिए यहाँ पर तो बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ नहीं है और कहीं से आस्पेक्ट कर रहा है मकर राशि को इन्हीं डिग्रीज के ऊपर, तभी भी विवाह करा देगा। तो विवाह सहम के माध्यम से आप मैरिज को बहुत आराम से, बहुत आसानी से टाइम कर सकते। इसके अलावा सुदर्शन दशा के थ्रू भी आप निकाल के देख सकते। देखिए सुदर्शन दशा बीपीएचएस में कैसे बताई गई है कि जो सुदर्शन चक्र आपका बना हुआ है ना, वहां से वो दशा निकाली जाती है इसमें जो। तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे सुदर्शन दशा अगर आपको मिल रही है तो आप उसके बेसिस पे ये टाइमिंग कर सकते हैं मैरिज के लिए। तो सुदर्शन दशा के लिए हम 3 लगन को लेके चलते हैं। 3 लगन को हमें स्टडी करना पड़ता है। और कौन से हैं 3 लगन? एक तो लगन कुंडली का लगन देखेंगे, दूसरा हम चंद्रमा का साइन देखेंगे, चंद्र साइन यानी कि मून साइन, और तीसरा हम देखेंगे सन साइन। तो हमारे पास में अब 3 चीजें हो गई, ठीक है ना। 3 लगन है हमारे, यानी कि एक तो लगन कुंडली का लगन, दूसरा चंद्र लगन, और तीसरा हमारे पास में सूर्य लगन, यानी कि सूर्य का साइन, ये चंद्रमा का साइन और लगन का साइन। इन 3 साइंस को आप पकड़िए। और ये जो 3 साइन है ये आपके जीवन के 12-12 सालों को बताते हैं, 12 ईयर्स ईच। यानी कि जब आपका जन्म हुआ तो पहले 12 साल आपने काउंट करने हैं लगन से, यानी कि लगन कुंडली से। उसके बाद जो दूसरे 12 साल आएंगे वो चंद्र कुंडली से, यानी चंद्रमा से साइन आप काउंट करेंगे। और जो तीसरे 12 साल हैं, थर्ड टू 12 ईयर्स, उसको आप अपने सन साइन से, यानी कि सूर्य के साइन से, यानी सूर्य कुंडली से आप उसको देखेंगे। तो कुल मिला के ये आपके जीवन के 36 ईयर्स को बता देता है। इसके बाद में यही साइकिल आपकी रिपीट हो जाएगी, यानी कि अगर 36 के बाद में 37 आएगा तो 37 के बाद में आप फिर लगन के ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर वहां पे 12 साल निकालेंगे। तो 36 से 12 कितने हो गए आपके? 48 ईयर्स। तो 48 ईयर्स तक आपकी कुंडली काम करेगी, लगन कुंडली। और 48 ईयर्स के बाद में 12 साल यानी कि 60 ईयर्स तक आपकी कुंडली काम करेगी, चंद्र कुंडली। और उसके बाद में 60 ईयर्स से लेके 72 ईयर्स तक आपकी काम करेगी सूर्य कुंडली। तो इसी तरह से आपने 3 लगन को स्टडी करना है, व्यक्ति की एज देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप चलते चले जाएंगे और सुदर्शन दशा आपको बता देगी विवाह कब होगा। एग्जाम्पल देते हैं, मैंने बोला था कि लगन स्टार्ट हो रहा है पहले 12 साल तक एक्टिव होगा वो, 13 से 24 साल तक चंद्रमा का साइन, और उसके बाद में 25 से 36 के तक सूर्य का साइन, ऐसे हमने लेना है। तो इस तरह से हमारे जो हैं 3 ब्लॉक्स आ गए। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि किसी का मिथुन लगन है तो सबसे पहला ब्लॉक जो है वो स्टार्ट होगा मिथुन राशि से, यानी जेमिनी साइन से। और सेकंड ईयर जो है स्टार्ट होगा, सेकंड साल, यानी पहला साल तो हो गया जेमिनी साइन, उसके बाद में दूसरा साइन हो गया आपका कैंसर, जेमिनी के बाद कैंसर आएगा, फिर आएगा लियो, तीसरा साल लियो हो गया, चौथा आपका हो गया कौन सा, फिर वर्गो आ जाएगा, फिर लीब्रा आ जाएगा, स्कॉर्पियो आ जाएगा। इस तरह से आप करते रहेंगे। तो 12 साल आपके निकल गए। उसके बाद जो 13वां साल होगा वो मून साइन आ जाएगा आपका, चंद्रमा का साइन आ जाएगा। तो जैसे इस कुंडली में मैंने आपको एग्जाम्पल में कुंडली में बताया था कि चंद्रमा स्कॉर्पियो में है, चंद्रमा के जो ब्लॉक है यानी सेकंड ब्लॉक, यानी 13 ईयर से लेकर 24 के अंदर जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी वो स्कॉर्पियो से स्टार्ट होगी। इसी तरह से सेकंड ब्लॉक का जो सेकंड ईयर होगा यानी 14th ईयर, वो कौन सा होगा? सजिटेरियस, ठीक है ना। सेकंड ईयर आपका चंद्रमा के साइंस में कौन सा हो गया, यानी चंद्रमा का स्टार्ट हो रहा है 13वां साल। फिर 14वां साल कौन सा होगा? सजिटेरियस का, धनु राशि का। 15वां साल किसका होगा? मकर का। 16वां साल किसका होगा? कुंभ राशि का। 17वां साल किसका होगा? मीन राशि का। ऐसे करके आप 24 तक पहुंच जाएंगे। 24 के बाद में आपके सूर्य की कुंडली चलेगी। तो सूर्य जिस राशि में बैठा होगा वहां से आपका लगन स्टार्ट होगा, वहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से कर करके आप देख सकते हैं कि आपका रूलिंग साइन कौन है जिस समय आप मैरिज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो रूलिंग साइन आपको बता देगा कि मैरिज की क्या स्थिति हो रही है। कुछ रूल्स हैं, ये रूलिंग साइन को आप पकड़ लीजिए, देख लीजिएगा कौन सा रूलिंग साइन है सुदर्शन दशा से। और अगर ये रूलिंग साइन आपका 7th हाउस में पड़ रहा है तो शादी हो जाएगी, यानी कि जिस साल में भी पड़ रहा है उस साल में शादी हो जाएगी। अगर ये रूलिंग साइन आस्पेक्ट हो रहा है 7th लॉर्ड से आपके जन्म कुंडली के अंदर तो शादी हो जाएगी। अगर ये रूलिंग साइन जिस राशि की दशा चल रही है, जिस सुदर्शन चक्र में आपने देखा
देखिएगा जिस राशि की दशा चल रही है वहां से 7वां राशि जो पड़ रही है उसका जो मालिक है अगर वो भी इसको देख लेगा रूलिंग साइन को तो तभी भी आपकी शादी हो जाएगी। दशा जिस राशि की चल रही है वहां से 7वीं राशि जो पड़ेगी उसका स्वामी अगर एक्सचेंज कर ले यानी कि परिवर्तन कर ले राशियों का 7th लॉर्ड के साथ में, यानी 7th लॉर्ड कहां से, लग्न कुंडली से, तभी भी शादी हो जाएगी। इसके अलावा एक और रूल है जो उसको आप ट्राई कर सकते हैं कि जिस राशि की दशा चल रही है, जिस राशि की सुदर्शन दशा चल रही है आपकी, वहां से आप 7वीं राशि पकड़िए, उस राशि का जो स्वामी है अगर वो लगन कुंडली में 7वें घर के साथ में यानी 7वें घर के स्वामी के साथ में अगर कोई संबंध बना रहा है तभी भी आपकी शादी करा जाएगा। तो इतनी सी चीज आपने देखनी है इस 4-5 तरीके से, और आप सुदर्शन दशा के थ्रू भी अपनी मैरिज को टाइम कर सकते हैं, किसी की भी मैरिज टाइम कर सकते हैं। अब एक छोटा सा मेथड आपको और बता देता हूँ, केतु मेथड। तो ये जो केतु मेथड है ये क्या कहता है, बहुत आसान है मेथड इसको समझना। तो ईयर तक ये पहुंचा देगा आपको, कम से कम ईयर आपको समझ में आ जाएगा कि किस साल में शादी होगी। लेकिन ये बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। तो इसके अलोन ऑन केतु मेथड यू कैन नॉट रिलाई। लेकिन और मेथड्स के साथ में जब आप केतु मेथड को भी लगा देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपके प्रेडिक्शन का। तो जहां पर भी लगन कुंडली में केतु जिस भी राशि में बैठा हुआ है तो उसके लॉर्ड को पकड़ लीजिए और वहां से आप काउंटिंग शुरू करिएगा। और हर एक राशि, हर एक साइन एक साल को इंडिकेट करता है। तो जो भी जन्म से लेके, क्योंकि केतु आपकी जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं, तो जन्म से लेके अभी जो आपकी एज है वहां तक आप काउंटिंग करते हुए चले जाइए। काउंटिंग कहां से शुरू करी थी आपने, केतु जिस राशि में बैठा हुआ है, जहां उसका जो स्वामी है उस जहां पर भी बैठा हुआ है वहां से आपने काउंटिंग शुरू करनी है। और देखिए कि शादी का जो आपकी उम्र हो चुकी है तब तक वहां तक कौन सा साइन आ रहा है। अगर आप उस समय काउंटिंग करते करते अगर आप 7वें घर में पहुंच गए और वहां पे अगर 7th लॉर्ड बैठा आ गया आपका, ये वाला जो आप काउंट करते जा रहे हैं, तब आपकी शादी जरूर हो जाएगी। तो यानी कि केतु का डिस्पोजिटर आप चेक करते जा रहे हैं कि हर साल वो कहां पे मूव कर रहा है और उसके बेसिस के ऊपर प्रोग्रेशन देखते हुए आप मैरिज को फिक्स कर सकते। एक और तरीका बता देता हूं आपको भृगु बिंदु के बेसिस के। तो भृगु बिंदु आपको शायद पता होगा निकालना, कैसे निकालते हैं भृगु बिंदु को। बहुत कॉमन मेथड है, सबको पता होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सबकी जानकारी के लिए। देखिए भृगु बिंदु जो होता है ये भी इमेजिनरी मैथमेटिकल पॉइंट है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ राहु और मून को ऐड करके। उसका मिड पॉइंट है, यानी राहु और मून का मिड पॉइंट जो है उसको हम भृगु बिंदु के नाम से जानते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात जो है आपके लिए वो ये है कि ये जो मिड पॉइंट है ये राहु और मून का मिड पॉइंट है, ना कि मून और राहु का मिड पॉइंट है। मून और राहु का जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनी पॉइंट। लेकिन हम जब भृगु बिंदु की बात कर रहे हैं तो ये मून और राहु का नहीं है बल्कि राहु एंड मून का है। यानी कि राहु के लॉन्गिट्यूड और मून के लॉन्गिट्यूड को आप पकड़ेंगे। और कैसे पकड़ेंगे, राशियों के साथ में। खाली डिग्रीज को आपने ऐड नहीं करना, राशियों को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि वो जो उतने डिग्री राहु बता रहा है वो कितनी राशियां क्रॉस करके आया हुआ है। जब आप उनको जोड़ेंगे तभी, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था वीएस निकालने के लिए, विवाह सहम निकालने के लिए, उसी तरह से आप जो है राशियों को पकड़िए, उनको ऐड कीजिए, डिग्रीज को पकड़िए इन दोनों की, उनको ऐड कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो जो भी राशि निकल के आ रही है उतनी राशियां क्रॉस करके आगे वाले घर के अंदर जो भी जितने डिग्रीज आ रही है वहां पे आपका भृगु बिंदु स्थित है। तो अब भृगु बिंदु जब आपके पास में आ गया तो आप देखेंगे कि जब भी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जब भी भृगु बिंदु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे या भृगु बिंदु को देखेंगे तो शादी करा जाएंगे। और मजे की बात यह है कि बृहस्पति भृगु बिंदु के साथ में 1 साल पहले से ही मैरिज इंडिकेट कर देते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको मेरठ वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैप्रिकॉन में जब जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा था तो मैरिज हो गई थी। तो कैप्रिकॉन साइन से आप देखेंगे कि कैप्रिकॉन साइन में बैठा हुआ जुपिटर वृषभ राशि को यानी 7वें घर को एस्पेक्ट कर रहा था, 7वें घर को देख रहा था। और भृगु बिंदु कहाँ है इसका जरा कैलकुलेट करके देखिएगा। पहले वाले जो एग्जाम्पल चार्ट मैंने आपको दिखाया है उसमें भृगु बिंदु वृषभ राशि में 7वें घर में पड़ रहा है। 7th हाउस में जब भृगु बिंदु पड़ रहा है उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ी कैप्रिकॉन साइन से, तो विवाह हो गया। देखिए कैप्रिकॉन साइन का है 3रे घर में, 3रे घर में जब जुपिटर आए उस व्यक्ति के लगन कुंडली के अंदर तो देखा वहां से दृष्टि पड़ी भृगु बिंदु के ऊपर, विवाह करा के चले गए। कितना अच्छी बात है, बहुत आसान है इसको देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक अंतिम एक और रूल आपको मैं बता देता हूँ, नाड़ी प्रिंसिपल्स हैं ये, नाड़ी के तरीके हैं, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं बेसिक रूल आपको बता देता हूँ, रूल आप अपने आप अप्लाई कर लीजिएगा। चार्ट आपके पास में मैंने दे रखे हैं, एग्जाम्पल चार्ट, उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप बेसिक रूल को समझने के लिए आप ट्रांजिट को देखिए। ट्रांजिट में
अगर शनि कंजंक्ट हो जाए या फिर देखें एस्पेक्ट के द्वारा दृष्टिपात करें आपके लगन कुंडली के मंगल को, या फिर मंगल से 7वें घर में जो राशि पड़ रही है उस राशि को अगर देखते हैं शनि ट्रांजिट में, तो नाड़ी प्रिंसिपल कहता है कि विवाह हो जाएगा। इसी तरह से आप मंगल के साथ में और मंगल से 7वीं राशि जो पड़ रही है आपके लगन कुंडली के अंदर, जब भी बृहस्पति उसको एक्टिवेट करेंगे यानी कि उस पर दृष्टिपात करेंगे या उसके साथ में कंजंक्शन एस्टेब्लिश करेंगे मंगल के साथ में या 7वीं राशि के साथ में, तभी भी विवाह करा जाएंगे। तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि शनि और मंगल इंपॉर्टेंट कारका हैं आपके विवाह के लिए, इसको आप कभी भूल नहीं सकते। ये नाड़ी, तो जब आप नाड़ी ज्योतिष में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शनि और बृहस्पति ट्रांजिट्स में आपके अलग अलग घरों के ऊपर से ट्रांजिट करते हुए कैसे डिफरेंट हाउसेस को एक्टिवेट करते हुए चलते हैं। बहुत सटीक प्रेडिक्शंस होती है नाड़ी ज्योतिष के अंदर। तो नाड़ी ज्योतिष में मैं आज सारी चीजों में नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ सप्तम भाव के ऊपर बता रहा हूँ। तो देखिए मंगल को जब उन्होंने एक्टिवेट किया तो विवाह करा जाते हैं। इसी तरह से शनि का ट्रांजिट में अगर कंजंक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है या फिर दृष्टि के द्वारा संबंध बन रहा है नवमांश कुंडली के लगन के साथ में या फिर नवमांश कुंडली के लगन के मालिक के साथ में, जब भी ये संबंध बनेगा तो विवाह हो जाएगा। इसी तरह से जब शनि ट्रांजिट में नवमांश कुंडली के सप्तम भाव से या सप्तम भाव के मालिक के साथ में जब भी वो कंजंक्शन में आएंगे या संबंध बनाएंगे तो विवाह करा जाएंगे। और यही सेम चीज आप बृहस्पति के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, करेक्शन आप मान सकते हैं उसको। अगर राहु मंगल के साथ में बैठा हुआ है या मंगल से अगले राशि में बैठा हुआ है, तो जो मंगल से चौथा घर होगा वो एक्टिवेट कर देता है राहु। यानी कि ट्रांजिट में जुपिटर और शनि को जब आप देख रहे हैं तो साथ ही साथ जो है इनसे चौथे घर को भी देख लीजिएगा। वहां पे अगर राहु और मंगल का कंजंक्शन बन रहा है तो कुछ ना कुछ परेशानियां भी देता है ये, भले ही चाहे आपका मैरिज हो रहा हो। इसी तरह से जब मंगल के साथ में हमने राहु का कंजंक्शन बताया तो चौथे से हमने बताया, लेकिन अगर राहु मंगल से 7th में बैठा हुआ है तो मंगल का कंजंक्शन किससे हो जाएगा? केतु से भी हो जाएगा। तो यानी कि मंगल का कंजंक्शन या फिर दृष्टि इसके द्वारा अगर राहु और केतु से संबंध बन रहा है तो मार्स एक्टिवेट हो जाता है। शादी तो करा देगा लेकिन विवाह में कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत, ये सब चलेंगी जरूर। ठीक है। इसके अलावा एक और नाड़ी प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि मंगल अगर किसी प्लैनेट के साथ में, किसी दूसरे ग्रह के साथ में अगर अपना राशि परिवर्तन कर ले तो जिस भी राशि के स्वामी के साथ में उसने घर बदला है अपना, तो वो जो प्लैनेट है, वो जो ग्रह है, वो भी विवाह करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके लिए बन जाता है। बृहस्पति और शनि जब उस प्लैनेट के साथ में ट्रांजिट में संबंध बनाएंगे तो तभी भी आपका विवाह का योग पूरा बन जाएगा। ये जो है, जो रूल्स हैं, ये नाड़ी के रूल्स हैं। तो नाड़ी ज्योतिष में ये रूल्स बताए जाते हैं और ये सब शादी कराने के लिए सक्षम होते हैं। इनको आप अप्लाई करके इस तरह से देख सकते हैं। और क्या बताएं आपको, मेन तो यही है और कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है। सो आज का ये सेशन जो है यहीं पर हम पॉज करते हैं। तो जो हमने विवाह के बारे में, जो मैरिज के बारे में जो मैटर्स हमने डिस्कस करने थे वो सब हमने कर लिए। कल वाले जो सेशन हम आपके साथ में करेंगे विवाह के ऊपर, उसमें मैच मेकिंग के ऊपर बात करेंगे। दो लोगों के कुंडली को कैसे मिलाया जाए उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक टॉपिक ये बचा हुआ है, तो उसके बाद में जो मैरिज मैटर्स का हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं, खासतौर पर जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं अष्टकूट गुण मिलान कर लिया, इतने गुण मिलने हैं तो ठीक है भैया शादी कर लेते हैं। तो ये कोई तरीका सही नहीं है आपको कुंडली मिलाने का। अष्टकूट गुण मिलान जरूरी है किसी भी व्यक्ति के कुंडली को आपस में मिलाने के लिए। ये वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन ये ऑल ऑफ द फैक्टर्स नहीं है। तो वो कौन से और फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, तो हम कल इसके ऊपर बात करेंगे। आज का मैं सेशन यहीं पर पॉज कर रहा हूँ और आपसे अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।